बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। एक चीज़ पढ़ते हुए, इस बॉक्स में क्या था ये हमने नहीं पढ़ा था। Atomic number is a more fundamental property than atomic mass because atomic number of every element is fixed and it increases regularly by 1 from element to element. No two elements can have the same atomic number. बहुत खूबसूरत लाइन है। आप इसको तख्लीक के नुक्ता नज़र से देखें। क्रिएशन के उसूल के अंदाज में देखें। आप क्रिएशन का उसूल आप देखें। कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, दो एलिमेंट्स में सेम प्रोटॉन नहीं हो सकते, सेम न्यूट्रॉन हो सकते हैं बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक प्रोटॉन को जोड़ के क्रिएशन की गई है। ओके ओके सर। अब मैं आपको बीच में एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक, न्यूट्रॉन क्यों रखे जाते हैं? ठीक है, यस। असल में प्रोटॉन एक सवाल आपके जहन में आता है। ये देखिए, मैं अभी एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। मैं न्यूट्रॉन नहीं रखता। यस। मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है न्यूट्रॉन की। एक सवाल आपके जहन में आता है इस फिगर को देख के, जो मैंने बनाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है आपको? नहीं नज़र आ रही? अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं है, यस, इसलिए आपका मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक, सुनने वाले लेक्चर को स्टॉप करके सोच सकते हैं, बट मैं आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दे सकता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। यस। ठीक है, फिजिक्स क्या कहती है? पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। बहुत ज़ोर से रिपेल करता है, थोड़ा नहीं, बड़ी पावर के साथ रिपेल करता है। ये कैसे जोड़ सकते हैं? रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, इसलिए न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी है। न्यूट्रॉन दोनों से चिपकता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से भी चिपकता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी चिपकता है। ओके ओके। तो जब दो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक, आप दो न्यूट्रॉन्स रख लें तो फिर प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन प्लस प्लस को रिपेल करता है। माइनस माइनस को रिपेल करता है, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा। आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। रिपेल का मतलब दफा करेगा, भगाएगा, धक्का देगा, बोलेगा चल दूर हट। ठीक है, लेकिन अगर दो न्यूट्रॉन आ जाएं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है एक फोर्स के साथ। मैंने आपसे कहा था न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक, फिर आप प्रोटॉन्स को करीब ला सकते हैं। ठीक है, दो बंदे हो जिनको आपस में शदीद नफरत हो, बीच में कोई और लोग बिठा दें आप, जिनकी दोनों से बनती हो, तो उनको आप इकट्ठे बिठा सकते हैं। हाँ, वो बीच वाले उठ जाएं तो फिर ये दोनों कभी साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुछ ये चक्कर है। ठीक है, तख्लीक का अंदाज अब आप देखें। ठीक है, एक एक प्रोटॉन बढ़ाया जा रहा है, साथ में बीच में न्यूट्रॉन्स ग्लू के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की ग्लू लगाई जा रही है, एक प्रोटॉन बढ़ा दिया जाता है। न्यूट्रॉन की ग्लू लगाओ, एक प्रोटॉन बढ़ाओ, न्यूट्रॉन की ग्लू लगाओ, एक प्रोटॉन बढ़ाओ। ठीक है, और एलिमेंट्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। सोचने की बात है, 118 पे जाके रुक जाओ और नहीं बनाओ। अमेजिंग है कि नहीं? क्यों? वाई? सोचने की बात है, सोचने की बात है क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं 9th एलिमेंट पे जाके, 9वें नंबर पे जाके रिपीट हो जाएगा सारा मामला प्रॉपर्टीज़ का। अमेजिंग है। पीरियोडिक टेबल बड़े बड़े सवालात खड़े करता है जहन में कि इस अंदाज में क्यों क्रिएट किया गया है। बात है ना सोचने की। कौन सी दीवार आ गई 118 के आगे? हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ में क्यों 9वें पे जाके फिर प्रॉपर्टीज़ पीछे रिवर्स क्यों होती है? आगे और प्रॉपर्टीज़ बने और मुख्तलिफ नहीं, वो फिर पीछे रिपीट होगा। आखिर 9वें नंबर पे ऐसा क्या हो जाता है? 9वें प्रोटॉन पे आके ऐसा क्या हो जाता है कि नहीं?
ये एलिमेंट फिर अगले के बजाय वो पीछे उस वाले से जाके मिलेगा, प्रॉपर्टीज उसके साथ जाके मैच करेगा। हाँ, ये सारी बातें हैं। प्रॉपर्टीज मतलब खूबियाँ, ठीक है, ठीक है। किससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। मसलन आप देखो, एक एलिमेंट है लिथियम जो आपकी मोबाइल की बैटरियों में होता है। मोबाइल की बैटरी निकालो, उसको तोड़ो, उसमें लिथियम होता है। लिथियम आप कभी मोबाइल की बैटरी को काटो, ठीक है, काट के आरी से या किसी चीज़ से काट के आप उसको पानी में डालें, वो फ़ौरन उबलना शुरू कर देगा, तेज़ रिएक्शन करेगा, गैस पैदा करेगा, पानी गर्म हो जाएगा, उबलेगा। ठीक, लिथियम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ पूरे पीरियोडिक टेबल में, फिर आप घूम के जब आओगे, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने का क्या मतलब है। ये देखें, ये वैसे इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, ठीक है, ये मिस प्रिंट किया है इन्होंने, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बहरहाल नज़र आ जाएगा। ये देखें, हाइड्रोजन है, ये हीलियम है दूसरा, ठीक है। अब आप यहाँ से काउंट करो, ये तीसरा, ये लिथियम पड़ा हुआ है ये, ठीक है, यस। तीसरे नंबर पे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। यस। तो ये हो गया 1, इसको मैं 1 करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9th नंबर पे कौन आएगा, सोडियम, ठीक है, Yes. नियॉन के बाद फिर सोडियम। सोडियम आ रहा है। 8वें के बाद 8 यहाँ पे हो गया हमारे, 9वें नंबर पे 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे पहले से मैच कर रही हैं, ये Yes. लिथियम से, ठीक है। Yes. अब सोडियम को पानी में डालो, वही होता है कि नहीं होता। मैंने Yes. आपसे क्या कहा था, सोडियम को पानी में डालो धमाके होने शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इसको आग लग जाती है, Yes. भड़क उठता है, ये शोले निकालता है, उछलता है, फिर गिरता है पानी में, Yes. फिर आग निकलती है, फिर धमाका होता है, ठीक। अजीब व गरीब कोई इसका वो हो जाता है, गजबनाक हो जाता है पानी में जाके, Yes. ठीक। फिर मैग्नीशियम नहीं करेगा, फिर देखो, फिर उस तरफ जाओगे, फिर आ जाएगा पोटाशियम, फिर वही हरकतें, Yes. ठीक है। पानी के साथ वही तेज़ रिएक्शन, वही हाईली रिएक्टिविटी, वही सॉफ्टनेस, आप उसको काट भी सकते हो, ठीक। वही एक इलेक्ट्रॉन देगा, वही केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं से रिएक्शन करेगा जिनसे सोडियम भी करता है, उन्हीं से करेगा जिनसे लिथियम भी करता है, Yes. लगभग वैसा ही रिएक्शन करेगा, लगभग मिलते जुलते ही कंपाउंड बनाएगा, जिनसे ये नहीं करते उनसे ये भी नहीं करेगा। Yes. अजीब मामला है, ठीक है कि नहीं। इसको Yes. ये कहते हैं प्रॉपर्टीज रिपीट होना, ठीक है। अब इसी तरह तुम बेरिलियम को देखो, फिर इस यहाँ से काउंट करो, 9वें नंबर पे इसका मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज तुम्हें बेरिलियम के साथ मैच करती मिलेंगी, किसी और के साथ नहीं मिलेंगी, Yes. ठीक है। और इसी तरह देखो, ये कार्बन है आपके पास और ये है सिलिकॉन। अब मैं आपको तफसील नहीं बता सकता, Yes. ठीक है, दोनों चुने हुए एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में से, कभी मैं इस पर बाद में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है। अमेजिंग। अब आप यहाँ से काउंट करो, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, Yes. ठीक। ये कमाल है वाकई। डुब्राइनर क्लासिफिकेशन इस तरह कर रहा था, वाकई वो इस तरह कर रहा था, ट्राइएड्स बना रहा था, ठीक है, यूं, वो यूं के बजाय उसने यूं नहीं सोचा कि मैं प्रॉपर्टीज़ को यूं रखूं, शायद वो अगर यूं सोचता, हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर कर पाता इसके मुकाबले में। Yes. लेकिन बहरहाल जिसके साथ जो होना होता है ना, उस टाइम उसी के साथ ही वही काम होता है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी पिक नहीं कर पाया, देखो जिसके नंबर पे कॉल आती है उसी का फ़ोन बजता है, वही सिग्नल हालांकि और मोबाइलों को भी मिल रहा होता है, Yes. वो नहीं बजते, ठीक है। सिर्फ उसी की के सर्किट की फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मैच करती है, Yes. सिर्फ उसी की बेल बजती है, ठीक है। बात है मई यशा की, ठीक है, सारी बात मई यशा की है। बहुत बहुत खूबसूरत लाइन है, ठीक है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। इसको लिख के ना कोई कोई किसी जगह लगा देना चाहिए, ठीक है, किसी ऐसी जगह जो सोचने पर मजबूर करे इंसान को, है ना, जैसे दरवाजे के ऊपर, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं।
What was the contribution of de Bruyne towards the classification of elements? de Bruyne का क्या contribution था? बहरहाल नाकामियाँ साइंस में बहुत कीमती होती हैं, Yes. ठीक है. फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रॉन्ग थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. रॉन्ग थ्योरीज से बात आगे बात बनती है, कहानी बनती है जिसमें सही थ्योरीज आती हैं, ठीक है. Yes. ये वो लोग हैं de Bruyne और वो साइंटिस्ट, ये गलतियां चुनते हैं, ठीक है, जिनके बाद आके कोई वो खुद को लकी कहता है और वो आगे सही थ्योरी उठा लेता है. अगर ये गलतियां ना करें तो सही थ्योरी नहीं आएगी. Yes. ओके. Okay. इवन साइंटिस्ट्स तो इस हद तक कहते हैं कि साइंस बनी ही मिस्टेक्स से है, ठीक है. Yes. लेकिन एक होती है बेवकूफ़ों की गलती, एक होती है अक्लमंदों की गलती. Yes. बेवकूफ़ों की गलतियों से ना सिर्फ नुकसान ही होता है, Yes. ठीक है. साइंस अक्लमंद लोगों की गलतियों से बनी है. अक्लमंदों की गलतियां भी बहुत अच्छी होती हैं, Yes. उनसे भी सीखने को मिलता है, ठीक है. जाहिलों की गलती से अल्लाह बचाए, ठीक. de Bruyne ने एक चीज़ ज़रूर डिस्कवर की, उनके ट्राइएड से एक बात प्रूफ हुई कि बहरहाल कोई रिलेशन ज़रूर है इनके एटॉमिक मासेस में. He discovered that the atomic masses have something common in between. इनके बीच में कोई ताल्लुक है, ठीक है. न्यूलैंड की अरेंजमेंट, हाउ न्यूलैंड अरेंज. न्यूलैंड साहब ने 8 का ग्रुप बनाया था, 8वां यानी 7 ग्रुप बनाए थे और 8वें एलिमेंट को उसने नीचे रख दिया था, ठीक है. और इसके सबसे बड़ा न्यूलैंड की मिस्टेक ये थी कि इसने गैप रखना दुरुस्त नहीं समझा, ठीक है. इसने असेंडिंग ऑर्डर में उस तरह रख दिया जैसे बच्चों को हम सवाल देते हैं और रकमें देते हैं, नंबर्स बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, ठीक है. इसने गैप देना मुनासिब नहीं समझा. हु इंट्रोड्यूस्ड द नेम पीरियोडिक टेबल. किसने पीरियोडिक टेबल नाम रखा? मेंडलीव ने तो पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक सिस्टम रखा हुआ था, वो इसको पीरियोडिक सिस्टम कहता था, ठीक. अब पीरियोडिक तो मेंडलीव ने रखा है, टेबल इसको किसने बनाया है वो गूगल भी इसका कोई आंसर तो नहीं दे रहा है, ठीक है. बट ये कोई केमिस्ट्री का सवाल नहीं है वैसे, ठीक है. केमिस्ट्री का ये सवाल नहीं कि इसने नाम इसका किसने रखा है, ठीक है. खैर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आप कीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा, ओके, कि इसका नाम. ये पीरियोडिक का तो मुझे पता है कि ये लफ्ज़ मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल भी उसी ने बनाया था और लफ्ज़ पीरियोडिक भी उसी ने रखा था, ठीक. ये आगे मेज़ के बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है. Yes. Why the improvement in Mendeleev's periodic table was made. क्यों मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट की गई? इम्प्रूवमेंट, एक्सरेज जब दरियाफ्त हुई तो पता चला कि प्रोटॉन की तादाद एक फिक्स तरीके से बढ़ती है, एक एक करके, ठीक है. प्रोटॉन की तादाद में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल के साथ बदलता है ये, ठीक है. Yes. अटल कानून के साथ बदलता है, इसलिए उन्होंने मास नंबर के बजाय एटॉमिक नंबर को यूज़ किया और सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे करेक्ट हो गए, ठीक है. मेंडलीव का इसमें कोई कसूर नहीं था क्योंकि उस वक्त एक्सरेज डिस्कवर नहीं हुए थे. जो एटॉमिक नंबर पता चलता है किसी भी एलिमेंट का या प्रोटॉनों की तादाद, वो एक्सरेज के ज़रिए पता चलती है, ठीक है. और एक्सरेज उस वक्त डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ओके. तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज they found out exact number of proton present in each element. हर एलिमेंट में एग्जैक्ट प्रोटॉनों की तादाद साइंसदान डिस्कवर करने में कामयाब हो गए एक्सरेज की मदद से, ठीक है. एक्सरेज की मदद से हमें क्या पता चला? जेड की मदद से हमने रीअरेंज किया पूरे पीरियोडिक टेबल को और उसमें सारी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया. नेक्स्ट क्या है? स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उनका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस का. वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए पीरियड.
एलिमेंट्स को पीरियड में कैसे अरेंज किया गया, ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडलीव, स्पेशली मेंडलीव ने जो किया वो ये किया, उसने शुरुआत में एटॉमिक मासेस को कंसीडर करके पहली लाइन तो उसने उस तरह बना दी, ठीक है। बाद में उसने वो उसकी वो क्या कहते हैं, पाबंदी, फर्मा बरदारी नहीं की, ठीक है। यस पहली लाइन में तो उसने एटॉमिक मासेस की या मास नंबर को फॉलो किया, ठीक है। जब पहली लाइन बन गई, बाद में उसने किसको फॉलो किया, फिर प्रॉपर्टीज को, यस ठीक है। उसके बाद इसने ये कमाल की बात है वैसे, ठीक है। Yes. पहली लाइन किसी और अकीदे पर बनाई उसने, बाकी सारी लाइनें किसी और अकीदे पर बनाई हैं उसने। यही शिफ्ट ऑफ माइंड उसको सक्सेस की तरफ ले गया, ठीक है। यही शिफ्ट ऑफ माइंड, इसने जो माइंड शिफ्ट किया ना मास नंबर से प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट वाज अमेजिंग। बाद में उसने खातिर में ही नहीं लाया मास नंबर को, आगे पीछे रखा उसने, कोई मसला नहीं है, बस प्रॉपर्टीज को फॉलो करो, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मास नंबर, और बहुत कामयाब रही है उसकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आपको? यस अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? Atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two aspects. In two respects. चलें ठीक है, aspect कहें या respect कहें. A. It increases regularly from element to element. B. It is fixed for every. It is B. It is fixed for every element. It is fixed for every element. दो खूबियां हैं एटॉमिक नंबर की। एक तो ये है कि ये रेगुलर तरीके से आगे जाता है, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे सीधे, यस कोई तसलसल टूटता नहीं है इसका, ठीक है। बहुत रेगुलर पैटर्न के साथ, सख्त अटल कानून के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा ये है कि ये हर एक के लिए फिक्स है, हर एक का एक अपना अपना नंबर है, बिल्कुल अपना, ठीक है। इसकी दो खूबियाँ हैं। सो द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट in 1913 led to the change in Mendeleev's periodic law which was based on atomic mass. फिर उन्होंने क्या किया, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को में एक लफ्ज़ बदल दिया, ठीक, और एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया। तो जो बेकायदगियाँ थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी ठीक हो गई, लेकिन जो बुनियादी उसूल था वो वही रहा मेंडलीव का भी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म में है, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in modern periodic table lies in fact that as electronic configuration is based upon the atomic number, so the arrangement of elements according to the increasing atomic number shows the periodicity, repetition of properties after regular intervals in the electronic configuration of the elements that leads to periodicity in their properties. सबसे अहम बात, यही बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं अब इसको बार बार नहीं कहना चाहता। इसमें यही कहा गया है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं वो बहुत ही रेगुलर इंटरवल के बाद बदलती हैं, और हमें ये बात एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी रेगुलर इंटरवल के साथ बदलती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन का लफ्ज़ आ रहा है बीच में और प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ आ रहा है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रोटॉन की तादाद के बदलने के साथ बिल्कुल रेगुलर तरीके से बदलती हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ चुके हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन के एटम के गिर्द रहने सहने का तरीका, उसकी अरेंजमेंट, ठीक है, और उसकी जो खूबियाँ, ये दोनों रेगुलर तरीके से बदलती हैं। आगे बढ़ते हैं। Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table as shown in figure. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल की एक नई शक्ल आई जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, इसमें हम पीरियड्स बनाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड्स कहलाते हैं,
and the elements in the period have continuously increasing atomic numbers. इसमें पीरियड में तसलसल के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ता है एक एक करके continuously, changing electronic configuration along a period. As a result, properties of elements in the period are continuously changing. इस तरह पीरियड में मुसलसल प्रॉपर्टीज तब्दील होती हैं. The number of valence electrons decide the position of an element in a period. For example, elements which have one electron in their valence shell occupies the leftmost position and in the respective period, such as alkali, metal, and similarly, the elements having 8 electrons in their valence shells, such noble gases always occupy the rightmost position in the respective period. अब ये बातें यहाँ पढ़ने के बजाय आप लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, कि किसी का नंबर 1 है तो वो कहाँ आएगा, 2 है तो वो कहाँ आएगा. ठीक, तो जिनके जो जो एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं. जैसे हाइड्रोजन है ना, उसका एक प्रोटॉन है, उसका एक ही ऑर्बिट, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम. ठीक है, हीलियम क्या होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, उसका एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक, तो हाइड्रोजन को आप पीरियोडिक टेबल के इस कोने में रखते हैं. ठीक है, यहाँ से पहला पीरियड शुरू होता है. ठीक है, और हीलियम को आप उधर रखते हैं. ये मैं आपको दिखा देता हूँ. अब यहाँ तो इसका बेचारे का हशर ही बुरा हुआ है. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पीरियड समझ में आ जाएंगे. ठीक है, ये पहला पीरियड है, ये इस तरफ जो जा रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का. ठीक है, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं. ठीक है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है. हाइड्रोजन को यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि ग्रुप 1 जो है ना आपका, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मैच करती हैं. सब के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्रुप 1 के. ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ रखा गया है. और आपको पता है कि मेंडलीव ने हमें यही सबक सिखाया कि ग्रुप नहीं बदलना है, ग्रुप इज मोर इम्पॉर्टेंट. बाकी सब बदल देना लेकिन ग्रुप नहीं बदलना उसका. इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ रखा है. हीलियम का ग्रुप ये बनता है, इसलिए इसको यहाँ रखा है. ठीक है, तो पहले पीरियड में इस हिसाब से सिर्फ 2 एलिमेंट बनेंगे. और आपको पता है कि पहले ऑर्बिट में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक, अब दूसरे में होते हैं 8. और मज़े की बात यह है कि जब आप इसको रखते हैं दूसरे पीरियड में आपको 8 ही मिलते हैं. 8वें के बाद फिर रिपीट हो जाता है प्रॉपर्टीज़. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आके रिपीट हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि 8वें पे जाके वो शेल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, 8वें पे जाके जब शेल कंप्लीट होगा तो नया शेल बनेगा. नया शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन फिर फर्स्ट ग्रुप में आएगा. इसलिए प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं. ओके, दीवार समझ में आई आपको? यस सर. फिर सोडियम आ जाएगा, फिर सोडियम मैग्नीशियम, फिर आप चलेंगे फिर दोबारा 8 पे जाके फिर. इसलिए आप देखते हैं कि पहले पीरियड में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं. और आप एटम को भी देखें तो पहले में ये न्यूक्लियस हो गया, के में 2 होंगे. ठीक, एल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. याद आया? जब 8 पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद नए उसकी समझ लें इसका एस भी पूरा हो गया और पी भी. ठीक है, याद आया ना आपको? ये एस का बना हुआ है, सिर्फ 2 होंगे इसमें, और एस और पी 2 हैं. एस के 2 हो गए और पी के 6 हो गए. 8 पूरे हो गए ना. तो फिर उसके बाद अब नया बनाना पड़ेगा. ठीक है, नया बनाना पड़ेगा तो फिर के भर गया, एल भर गया, अब एम में इलेक्ट्रॉन जाएगा. जब नया ऑर्बिट बनेगा तो नया पीरियड शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि इसमें भी 8 है, 8 एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है. जब नया पीरियड बनेगा तो नया ऑर्बिट बनेगा. अब 8 के बाद अगला नंबर होता है 18 का. ठीक है, चैन आगे से बड़ा था. अच्छा, 2 का चक्कर समझ में आया? यस सर. फिर 8 का समझ में आया? यस सर. ठीक, क्योंकि ये के पहला पीरियड जिन एलिमेंट पर मुश्तमिल है उनके पास के अलावा कोई ऑर्बिट नहीं है. दूसरा पीरियड एल वालों का है, इनमें इसलिए 8 आ सकते हैं. ठीक है, ये भरेंगे तो फिर 18 का नंबर आएगा. फिर आपका पहला पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया, चौथे पे आके आपका एम आ रहा है. ठीक है, अब जो एम ऑर्बिट है उसमें 18 की गुंजाइश है. इसका मतलब एक डालोगे 18 एलिमेंट्स पे जाके पीरियड पूरा होगा.
यस तो अब हम देखते हैं क्या 18 है इसमें, ठीक है। एटॉमिक जैसा एटम का स्ट्रक्चर है, जैसा एटम का स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। एटम के स्ट्रक्चर के मुताबिक पीरियोडिक टेबल की बनावट है, यस ठीक है। अंदर की शक्ल वाजे करेगा। अगर 18 है तो अभी गिन लेते हैं, आप भी मेरे साथ गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। पीरियड पूरा हो गया ना। यस सर अब इसका मतलब आगे एक और एलिमेंट नहीं बन सकता, यस ठीक। अब नया एलिमेंट बनेगा नए पीरियड के साथ, नए ऑर्बिट के साथ। नया ऑर्बिट बनेगा तो नया पीरियड भी बनेगा, ठीक है। इस तरह 18 के होंगे 2, यहाँ पे आके फिर 18 हैं, और उसके बाद फिर 18 के बाद क्या होता है, ठीक है। अब F वाले आएंगे, यस ठीक है। K L M, ठीक। और फिर N होता है, ठीक है। N होता है, अब उसमें S P D और F इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, ऑर्बिटल्स के बने हुए हैं, सब ऑर्बिटल्स के, सब ऑर्बिटल्स की 4 किस्में हैं। S, ठीक है, याद आया आपको, यस P D और F, ठीक है। तो अब आपके जो 18 वाले हैं ये 2 वाले हो गए, और जो जब P मिलता है तो 8 वाले बनते हैं, जब D मिलता है तो 18 वाले बनते हैं, और जब F मिलेगा तो फिर इसमें 14 और होते हैं, ठीक है। तो 18 और 14 कितने बनेंगे, गिन लेते हैं इनको, ठीक है। मेरे ख्याल से पता नहीं 36 होंगे शायद, गिन लेते हैं, गिनने से पता चलेगा, ठीक है। इसकी लेंथ को गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि F वालों का पीरियड कितना बड़ा है, ठीक है, और N में कितने आते हैं। गिनते हैं ज़रा इसको। अब इसमें ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 55 56 57 इधर है, यस 58 ये गिनेंगे, फिर 71, फिर यहाँ से वापस 72 आएगा। इसका मतलब ये यहाँ से यूं इधर जाके फिर यहाँ से यूं वापस आके फिर यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। यस तो चलिए काउंट करते हैं अगले को, N को। ये N का पीरियड है, सबसे लंबे पीरियड यही 2 हैं, यस ठीक है। चौथा, पांचवा और नहीं, पांचवा या नहीं, छठा और सातवां ना, यस, छठा और सातवां, यही सबसे लंबे पीरियड है, चौथा और पांचवा नहीं, ठीक है। यस ये तो 18 में है, ये तो M के हैं, तो छठा और सातवां सबसे लंबे हैं। गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है, यस 36 नहीं बल्कि 32, ठीक है। KLM&N में आएंगे 32 पे जाके पीरियड कंप्लीट होता है इसका, ठीक। और फिर ये वापस फिर रिपीट होगा और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। फ्रांशियम, रेडियम, और ये शायद एस्टेटीन है, आई डोंट नो। थोरियम है, प्लाडियम है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, पोलोनियम, अमरीकियम, और CM, बर्केलियम है, ये कैलिफोर्नियम, और CM के बारे में मैं नहीं जानता कि कौन सी है। कैलिफोर्नियम नहीं, CM कैलिफोर्नियम नहीं होगी। CM एक्चुअली क्यूरियम है, मैडम क्यूरी के नाम पे है। यस मैडम क्यूरी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, ये वो खातून है जो बड़ी मतलब साइंसदानों में, ग्रेट साइंसदानों में इसका नाम आता है, थी खातून, यस ठीक। शायद दुनिया के जितनी भी साइंसदान औरतें गुजरी हैं उनमें से सबसे ग्रेट साइंटिस्ट यही थी, ठीक है। मैडम क्यूरी, उस मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम है। मैडम क्यूरी ने एक एलिमेंट भी डिस्कवर किया था, वो रेडियम है, ठीक है, RA, रेडियम। ये पड़ा हुआ है रेडियम 88, कमाल का है। मैं अब आपको इसके बारे में तफसील खोलूँ तो फिर बात लंबी चली जाएगी। कैलिफोर्नियम और मेंडलीवियम साहब के नाम पे एक एलिमेंट भी है, मेंडलीवियम, ये है। नोबेलियम, लोरेंशियम, ओके, ये आइंस्टाइन के नाम पे, आइंस्टाइनियम। और ये फर्मी, ये भी एक साइंटिस्ट था, फर्मियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, कई साइंसदानों के नाम पे भी हैं, ओके जी। ये आपने सही कहा, ये रदरफोर्डियम है, रदरफोर्ड के नाम पे। और ये उसका स्टूडेंट बोरियम,
बोर, नील बोर, उसके नाम पे बोरियम है। अमेजिंग है। हाँ, सीबॉर्गियम, सीबॉर्ग भी था। ये बहुत सारे इसमें साइंसदानों के नाम भी हैं। यस, सही कहा आपने। न्यूटोनियम नहीं है, न्यूटन के नाम पे होना चाहिए था वैसे, यस सर। है ना। न्यूटोनियम होना चाहिए था। पता नहीं केमिस्ट्री वालों ने क्यों ज्यादती की है। न्यूटोनियम। चलिए, पीरियोडिक टेबल के अलावा अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया, ठीक है, बाहर, क्योंकि अब ये तो पूरा हो चुका है, सबके नाम भी रखे जा चुके हैं आखिरी तक। यहाँ पे इन्होंने ये शो नहीं किया है, ठीक है, ये अनडिस्कवर, ये पुराना है असल में। न्यू पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। 112 से कोपरनीशियम है, और नियोनियम है, फिर फ्लोवियम है, और उसके बाद है यस मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनिसीन एंड ओगेनिसीन। आखिर तक पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आखिरी 3 है लिवरमोरियम, टेनिसीन और ओगेनिसीन। इसलिए पीरियोडिक टेबल के अलावा कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर हो तो उसका नाम न्यूटोनियन रखना चाहिए, यस ठीक है। हम आपकी दरख्वास्त जहाँ तक मुमकिन हो सका हम पहुँचाएंगे, ठीक है। यस द वर्टिकल, अब आपको पीरियड समझ में आ गए, यस लॉन्ग फॉर्म, यस ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटोनियम की ज़्यादा वैसे तवक्को नहीं है, क्योंकि एटम में जगह हो तो नया एलिमेंट बने ना। लेकिन हाँ, ठीक है, आपका फेवरेट साइंटिस्ट है और आपको यहाँ ना पाके आपको दुख हो रहा है। किसी ना किसी तरह जगह बनाई जाए। हाँ, वैसे ये खाली जगह है इधर, अगर आप इसको रखते हैं, ये देखें, है ना, जहाँ कोई एलिमेंट नहीं, इसको आप रख दें न्यूटोनियम, ठीक है, और 0 नंबर डाल दें, ठीक। कोई ऐसा एलिमेंट जो किसी और प्लेनेट पे शायद डिस्कवर हो जाए। लेकिन अजीब बात पता है क्या है पीरियोडिक टेबल की, कि जो जिस कायनात को हम जानते हैं, यस जहाँ इस फिजिक्स के कानून लगते हैं, वहाँ आपको यही पीरियोडिक टेबल मिलेगा। अदर प्लैनेट्स पर भी, चांद और सितारों में भी, उन सितारों के सैयारों में भी आप जाएं, अगर जिधर घूमोगे ना आप, ठीक है, आप पूरी कायनात में आवारागर्दी करें, ठीक है, सारी कायनात में आप आवारागर्दी करके देख लें तो आपको यही पीरियोडिक टेबल मिलेगा, यस ठीक है, अदर प्लैनेट्स पर भी। अमेजिंग बात इसकी है। ये देखें, इसमें मरकरी का इन्होंने कलर कैसे अलग किया ना, यस अनोखा लाडला 80 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सारे मेटल सॉलिड हैं, एक ये लिक्विड है। अजीब बात है, ठीक है, क्या कमाल है ना, मतलब क्रिएटिविटी का। इधर देखें, 79 पे है सोना, 80 पे है पारा। ओ माय गॉड, कितना फर्क है ना। यस देखो तो सिर्फ मामूली सा फर्क है, एक प्रोटॉन का फर्क है, और इधर से 196, मतलब 197 इसका मास है और इसका है 200, ठीक। यस 3 न्यूट्रॉन वाफिर हैं और 1 प्रोटॉन, और सोना मरकरी बन जाएगा। अमेजिंग है, ठीक। अजीब बात है कि नहीं है। है आगे बढ़ते हैं, ठीक। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियड तो अब आपने देख लिए, पीरियड में क्या कमालात हैं वो भी आपने देख लिए, ठीक। इस दुआ के साथ अब आप आगे बढ़ें, ठीक, कि एक नई एलिमेंट और एक नया एटम और नया एलिमेंट डिस्कवर हो, ठीक। और अब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ओके। वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स कहते हैं। These groups are numbered from left to right as 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक, and do not have continuously increasing atomic numbers. Rather, the atomic numbers of the elements in the group increase with irregular gaps. अगर आप ऊपर से नीचे ग्रुप में देखें तो इनका इंटरवल रेगुलर नहीं होता, ठीक है। पीरियड में एटॉमिक नंबर रेगुलर बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में इनका एटॉमिक नंबर रेगुलर नहीं बढ़ता, बल्कि जंप आएगा। कभी 2-2 का जंप आएगा,
कभी 8-8 का जंप आएगा, Yes. कभी 18-18 का जंप आएगा, कभी 32-32 का जंप आएगा। Yes. तो रेगुलर नहीं बढ़ेगा बल्कि बड़े बड़े जंप्स आएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मसलन ये देखें आप। अब यहाँ पे ना कुछ फिगर साफ नहीं है कि अच्छे से बंदा बात कर सके, ठीक। अब आप देखें कि हीलियम है 2 और ये जीनॉन 10 है। 2 और 10 में 8 का जंप लगा है। फिर यहाँ 10 से 18 में फिर 8 का जंप लगा है। फिर 18 से 36 में सीधे सीधे 18 का जंप लगा है। Yes. फिर 54 आया है, ठीक है। पता नहीं ये कितने का जंप होगा, शायद 32 का जंप हो, आई डोंट नो। ये 18 का है, 18 का जंप आया फिर दोबारा, Yes. ठीक है। और फिर ये 32 का जंप आया और फिर 118, फिर ये 32 का जंप आया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो जंप्स हैं वो इरेगुलर नहीं है, Yes. ठीक है। ये बात जंप्स बड़े हैं लेकिन इरेगुलर नहीं है, हमें पता है ये इरेगुलर नहीं है। ये नंबर 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32 ये इरेगुलर नंबर तो नहीं है। हमें पता है ना कि 2 क्या है और 8 क्या है और 18, 18 क्या है और 32, 32 क्या है। ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जंप लगते हैं इसमें, ठीक है। वर्टिकल में जो जंप लगते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से लगते हैं और ये ग्रुप कहलाता है ऊपर से नीचे। इसमें क्या सेम रहता है, इसमें सेम रहती हैं प्रॉपर्टीज़। Yes. क्या सेम रहती हैं, Property. प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, ओके। Yes. प्रॉपर्टीज़ इसलिए सेम रहती हैं क्योंकि सबका जो अंजाम है ना, ठीक है, वो आखिरी शेल इसमें सेम रहता है सबका। इनके आखिर में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। बट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। Yes. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। इनके आखिर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सिमिलरली 2 ग्रुप हैव ओनली 2 electrons in their valence shell and the reason due to which the elements are grouped have similar chemical properties। इसी वजह से इनकी chemical properties भी सेम होती हैं। पहला ग्रुप होगा, ठीक है, पहला ग्रुप होगा हाइड्रोजन वाला, उसमें सोडियम आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, सबके आखिर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, Yes, sir. ठीक है। सातों के सातों एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं आखिर में, इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। सब एक जैसे अंदाज में रिएक्शन करते हैं, ठीक। सबके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, एक का लेन देन करते हैं ये सारे। Yes. अगला ग्रुप 2 है, ठीक है, उसमें है बेरिलियम, उसके बाद नेक्स्ट ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक। ये 6 एलिमेंट्स का ग्रुप है। अब इनके आखिर में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ग्रुप भी 2, वैलेंसी भी 2। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये पूरा गुजर के ये गुजर जाएगा लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद एक और हमारा ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप 2A, 3A आ जाएगा, वो एल्यूमिनियम का ग्रुप है, ठीक है। उसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इंडियम, कैल्शियम तो नहीं है ये कुछ और है, गैलियम है, सॉरी, गैलियम, इंडियम, टिलोरियम और ये अनडिस्कवर्ड है कोई, ठीक है, जो कि अभी डिस्कवर हो चुका है, इस पीरियोडिक टेबल में अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। ये सारे ग्रुप 3 हैं तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनके आयन भी +3 बनते हैं। एल्यूमिनियम +3 होता है, आपको पता है कैल्शियम +2 होता है क्योंकि ग्रुप 2 का है। और इसमें ग्रुप 1A में सोडियम Na+1, कैल्शियम पोटाशियम +1, ठीक है। Yes. ग्रुप 1A वाले 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2A वाले 2 देते हैं, 3A वाले 3 देते हैं। उसके बाद कार्बन है, ठीक। कार्बन आपको पता है इसकी वैलेंस शेल में आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, पूरा ग्रुप, ठीक है। 4-4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, 4-4 इलेक्ट्रॉन का कारोबार करते हैं ये, Yes. ओके। साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आखिरी जो आता है ना 8वां, उसके 8 के 8 आखिर में पूरे होते हैं, वो ना लेते हैं ना देते हैं, उनको नोबल गैसेस कहते हैं, वो ग्रुप 8A है, ठीक है। Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब साइलेंट फीचर्स को, अब हम इसके पीरियोडिक टेबल की खूबियाँ देखते हैं। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स and first period consists of only 2 elements and second and third period consist of 8 elements each. Fourth and fifth period consist of 18 elements each. Sixth period has 32 elements while the seventh has 23 elements and is incomplete. ये अभी complete हो चुका है,
ठीक है. Yes. Elements of the period. Elements of a period shows different properties. There are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right and which are called groups. इसमें 18 ग्रुप बनते हैं बाएं से लेकर दाएं तक. Yes. The elements of a group show the similar chemical properties. Elements are classified into 4 blocks depending upon the type of subshell which they get the last electron. इनको हम जो क्लासीफाई करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इनका जो आखिरी सबशेल होता है वो जिस पे ख़त्म हो रहा होता है हम उसको उसी ब्लॉक में रखते हैं. ये बड़ी अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात है. देखें पीरियोडिक टेबल की मैंने कहीं पे ऐसी शक्ल बनाई हो, ये है, ये देखें. इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ये एस में ख़त्म होते हैं. 1 ग्रुप 1 और 2. ठीक है. ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की वेरी इंटरेस्टिंग है. ये शक्ल बड़ी अहम है. ठीक है. ये 1s वाले हैं और ये 2s वाले हैं. इसको एस ब्लॉक कहते हैं. ठीक है. इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, आपको पता है ना सब शेल कितने हैं, एस पी डी और एफ याद है. Yes. ठीक है. आपके ऑर्बिट्स इन सब ऑर्बिटल से बने हुए हैं और हर सब ऑर्बिटल की अपनी अपनी गुंजाइश है, जैसे रूम्स की होती है. इसमें 2 बंदों की है, 2 मेहमान बैठेंगे, इसमें पी में 6 बैठेंगे, डी में 10 बैठेंगे और एफ में 14 बैठेंगे. याद आ गया. Yes, sir. ठीक है. तो आप इनको इन एस ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आखिर में एस पे ख़त्म होगी, इसलिए ये एस ब्लॉक है. Yes. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ये डी पे ख़त्म होते हैं, ये वाले. Yes. इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. ये सारी मेटल्स होती हैं, भारी भारी लोहा, सोना, चांदी, पारा, लेड, ठीक, तांबा, सारे मेट इसी में आते हैं. ठीक है. डी ब्लॉक में आते हैं. पी ब्लॉक उसके बाद है फिर. ठीक है. इसमें आता है एल्युमिनियम, कार्बन, नॉन मेटल्स हैं ज़्यादातर इसमें. Yes. ठीक है. ज़्यादातर इसमें नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स का गिरोह है. गैसें आती हैं इसमें सारी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे नॉन मेटल्स हैं. ये पी ब्लॉक कहलाता है. इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे पी ब्लॉक वालों की, नॉन मेटल उठाओ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको पी पे ख़त्म होता मिलेगा. इसका ख़ात्मा पी पे होता है. जिसका एंड पी पे होगा वो पी ब्लॉक में जाएगा. ठीक है. Yes. और जो इनसे सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, ज़्यादा भारी जो हो जाते हैं, वो फिर एफ़ ब्लॉक. आपको पता है उनको एफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है. उनका एस भी भर जाता है, पी भी भर जाता है, डी भी भर जाता है, फिर एफ़ आ जाता है. ठीक. और वो कहलाते हैं एफ़ ब्लॉक एलिमेंट. ओके. इनमें रेडियो एक्टिव भी होते हैं. ठीक है. शुआएं पैदा करते हैं. सही है. ख़तरनाक एलिमेंट जैसे यूरेनियम है. Yes. ठीक है. क्लियर हो गया. Yes, sir. इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे लिए तो है. ठीक है. Yes. लेकिन मुझे वो न्यूटन वाली बात ना मुझे बहुत ज़्यादा वो लगी है. ठीक है. दिल को लगी है. न्यूटोनियम नहीं है, वाकई आपने सही कहा है. अल्केमी. अच्छा, ये सारी बात पूरी हो गई है. ये सारा मजमून पूरा हो गया. SPDF. अब ये सारा मजमून जो आपको मैंने इधर नीचे बताया है वो सारा इधर लिखा हुआ है. Yes. पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं. पीले रंग की मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड हैं और ये नोबल गैसेस हैं. ठीक है, समझ गए. ये हल्की मेटल्स हैं. ठीक है. ये भारी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक वाली पीली. ये नॉन मेटल्स हैं और ये एफ ब्लॉक, ये बहुत भारी मेटल्स हैं और ख़तरनाक भी हैं, Yes. रेडियो एक्टिव भी हैं. अब हम पीरियड्स के बारे में बताया जा रहा है. Oh. फर्स्ट पीरियड. और फिर क्या बताया जा रहा है? ग्रुप्स के बारे में बताया जा रहा है. अल्कली और इनकी कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, ये कुछ चीज़ें, बस चंद एक छोटी मोटी चीज़ें रहेगी. आयनाइजेशन एनर्जी एंड देयर आर फ्यू थिंग्स वी आर ट्राइंग टू फिनिश इट. ओके. Okay, sir. Oh my God. आगे बढ़ जाते हैं. पीरियड. अच्छा, ये अल्केमी के बारे में क्या कहा जा रहा है? अल्केमी क्या होता है? ये लफ्ज़ अरबी का है. For thousands of years, alchemy remained field of interest for the scientists. They worked with two main objectives: change common metals into gold. यहाँ आ गया. हाँ?
Second, find cure to diseases and give eternal life to the people. They believed all kinds of matter were same combination of four basic elements and substances were different from because of element combined differently and changing composition of the ratio of one element. New substances can be formed and the way of making gold from the silver or lead was never found and the secret of eternal life was never discovered. And however, many methods and techniques invented by the alchemist and are still used in the chemistry. इसमें दो बातें, दूसरी एक चीज़ का कि एक तो सोना बनाओ यस सर, सस्ती चीज़ें मिला के, और दूसरा ऐसा नुस्खा ढूंढो कि कोई बंदा खाए तो वो हमेशा जिंदा रहे, कभी मरे ना। इन दो चीज़ों की तलाश में रहे अल्केमी जो थे। उनको ना तो सोना मिला ना उनको आबे हयात मिला, ठीक है। यस और लेकिन इस चक्कर में उनको ऐसी चीज़ें मिली, ठीक है, जो शायद सोने से भी ज़्यादा कीमती थी, ठीक, और ऐसी दवाएं मिली जो आबे हयात से कम नहीं थी, ठीक है। सारी मेडिसिन हमारी इसी से ही आई हैं, ठीक है। अब मज़ीद आप दास्तानें तो बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन हम साइंस से बाहर नहीं निकल सकते। पीरियड, अब पहला पीरियड, और मैंने पीरियड तो आपको डिटेल में डिस्कस करके दिखा दिए हैं, ठीक है। मैं ये सारी लाइनें नहीं पढ़ना चाहता। इसमें यही लिखा हुआ है कि पहला पीरियड इतना लंबा है, दूसरा पीरियड इतना लंबा है, वो यहाँ से शुरू होता है। एक चीज़ है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, एक्टिनाइड्स एंड लेंथिनाइड्स है इनके बारे में, ठीक है। ये देखें, whereas 6th and 7th period are called very long periods, छठा और सातवां। In these periods, after atomic masses of 57 and 89, two series of 14 element each were accommodated. Because of the space problem, these two series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form. Since the two series start after lanthanum 57 and actinium 89, so these two series of the element are named lanthanide and actinide. ये lanthanum और actinium से शुरू होते हैं, इसलिए इनको lanthanide and actinide कहते हैं। ये दो लाइनें नीचे पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इनको बीच में फिट करें ना फिर पीरियोडिक टेबल पेज से बाहर निकल जाता है। इनकी बात हो रही है, ठीक है, lanthanide और actinide की बात हो रही है, ठीक है। लैंथेनियम से शुरू होती है और एक्टिनियम से शुरू होती है, ठीक है। लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, ठीक है। ये क्लियर हो गया? कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। डिफरेंट पीरियड्स, अब ये डिफरेंट पीरियड आप देखें, सबसे छोटा है 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ठीक, 1 से लेकर 2 तक जाता है बस। दूसरा पीरियड है 8 से लेकर 10 तक जाता है। तीसरा पीरियड है 8 से लेकर 18 तक, फिर 18 से 36 तक, 18 से 54 तक, 32 से 86, और ये आप देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा छठा और सातवां सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें पीरियड की जो लंबाई है, ठीक है, वो भी बताई गई है। सबसे छोटा नॉर्मल, ये लॉन्ग है, और ये सबसे लंबे पीरियड यही 2 हैं, ठीक है। बीच के 2 नॉर्मल हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। अब ये ग्रुप्स जो है ना, हमारे ग्रुप्स असल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ग्रुप वैलेंसी वाइज होते हैं। ग्रुप 1A, ठीक। अब आप इसमें देख लें, ये चार्ट समझ लें, ऊपर की सारी दास्तान इसी के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसमें ये लाइन पढ़ लें, ठीक है। द ग्रुप 1, 2 and 13 to 17 contain the normal elements, and the normal elements, all the inner shells are completely filled with electrons, only the outermost shells are incomplete. For example 17, अब ये मैं आपको बताता हूँ, हेलोजन वगैरह have 7 electron in their valence and outermost shell. अब 3 से लेकर 12 तक बीच में, ये बीच में कुछ एक चक्कर है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये देखें, अब ये पीरियोडिक टेबल की शक्ल ही सही नहीं है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखें, ये पहला ग्रुप है 1 और 2, और फिर ये 13, 14, 15 से लेकर 18 तक, ये नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये 3 से लेकर 12 तक ये थोड़े एब नॉर्मल हैं। ये क्यों नॉर्मल है और ये क्यों एब नॉर्मल है? जो नॉर्मल वाले हैं ना, 1 से 2
Yes. 1 2 और 13 to 18 ये वाले, ठीक है, बाहर वाले जो किनारे पे हैं, ये बाहर वाला किनारा है और ये बाहर वाले, ठीक है, जो दोनों साइड में, ये नॉर्मल एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर के ऑर्बिट नीचे से लेकर ऊपर तक मुकम्मल फिल हुए हुए होते हैं। Yes. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती हैं, ये सख्त मेटल्स हैं ये सारी, और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। इनके अंदर के जो ऑर्बिट होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो इनकम्प्लीट होते हैं। Yes. अंदर से कभी कभार इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो जंप लगा के ऊपर आ जाता है। इस चक्कर में होता क्या है इन एलिमेंट्स के साथ, इनकी वैलेंसी ना, डी ब्लॉक वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन की वैलेंसी होती है +2, लेकिन ये +3 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। क्यों? अगर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, नीचे वालों में से कोई ऊपर आ गया तो ये 3 भी दे सकता है, वरना 2 देता है। ओके, इसलिए इनकी एक के बजाय 2 वैलेंसियाँ हैं। हालांकि बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की फिक्स वैलेंसी होती है। जो ये एब नॉर्मल है ना, ये डी ब्लॉक वाले, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। बस इस पैराग्राफ में यही बात है। समझ में आ गई ये बात? Yes. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको यहाँ मतलब मज़ीद डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। द ग्रुप 3 to 12 इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। 3 से 12 की यही बात मैंने आपको बतानी थी, बता दी, ठीक है। 3 से 12 वाले ट्रांजिशन है और एब नॉर्मल हैं और इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। बाकी सब फिक्स हैं, सिर्फ ये फिक्स नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मुख्तलिफ ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनको अल्कली मेटल कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे बाहर पाए जाते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप 1A होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप नंबर 2, वो इसके साथ पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप 2, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनमें आता है, ग्रुप 1A में था सोडियम पोटाशियम वगैरह, और इसमें आता है कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में भी होता है। उसके बाद क्या है, अब ये तो एबनॉर्मल हो गया बीच में, ये सारे भारी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, ठीक है। इनके अपने ग्रुप होते हैं, इसको हम बी ग्रुप कहते हैं, B1 B2 B3, और इनको हम कहते हैं ग्रुप 1A 2A। अब 3A इधर आएगा 13वें नंबर पे, ठीक है। Yes. तो इनके आखिर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसलिए इसका ग्रुप बनेगा 3A, ठीक है। और ये बोरोन फैमिली कहलाती है। इसमें एल्यूमिनियम भी आता है जो कि बड़ा अहम मेटल है, जिससे जहाज़ बनते हैं, सिक्के बनते हैं, हल्का मेटल होता है और बहुत काम का और यूज़फुल मेटल है। और ये पी ब्लॉक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर में पी पे ख़त्म होती है, ठीक है। इनका एस कंप्लीट होता है और पी पे जाके ख़त्म होती है। और 14वां, अच्छा ये सारे पी वाले होंगे, अब जितने भी आएंगे मैं बार बार पी नहीं बोलूँगा। 14, इनके वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आखिर में 4 होते हैं। ये कार्बन फैमिली है और ये ग्रुप 3A के बाद 4A में आता है। किस में? 4A में। ये चौथा ग्रुप है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, इनके आखिर में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके वैलेंस और शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनको 3 चाहिए होते हैं। अब यहाँ से कहानी बदल जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन से। अब ग्रुप 1A देने वाला ग्रुप है, 2A देने वाला है, 3A देने वाला है, 4 भी लेता भी है देता भी है, लेकिन नाइट्रोजन से लेना नहीं बल्कि देना नहीं बल्कि लेने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। Yes. क्योंकि इनके पास 5 है, इनको 3 चाहिए। इनके लिए देना मुश्किल है, लेना आसान है, ओके। तो इसलिए ये लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। और उसके बाद ऑक्सीजन, इनमें 16 हैं, आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। अब बताएं कि लेगा कि देगा? लेगा। और आखिर में सबसे तेज़ फैमिली, हाईली रिएक्टिव हैलोजन फैमिली, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ये ग्रुप 7A में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, ये वो हैं सारे। और ग्रुप 7A कहलाता है। इनका क्या कहलाता है? 7A। Yes. ये सेकंड लास्ट ग्रुप है और आखिर में आता है 8A। Yes. ना लेते ना देते हैं, पूरे हैं इनके 8 के 8 पूरे 18 आके इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। और इनको हम कहते हैं नोबेल गैसेस, हीलियम, हीलियम, जीनॉन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन वगैरह, ठीक है। ये ग्रुप 8A। यहाँ पे आके आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है।
समझ में आया आपको? सबसे ज़्यादा रिएक्शन हैलोजन फैमिली करती है, क्योंकि इनके 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको सिर्फ एक चाहिए, इसलिए ये फुल बदमाशी करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जिन जो नहीं भी देते उनसे भी छीन लेते हैं ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देने वाली फैमिली है अल्कली, इसलिए ये एक देने पर तैयार हैं और एक लेने पर तैयार हैं। हैलोजन ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं अल्कली के साथ, इसलिए आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड बहुत हाईली रिएक्टिव, बहुत तेज़ रिएक्शन होता है, NaCl फटाफट बनता है। ठीक है, ग्रुप समझ में आ गया आपको? फायरवर्क, ये डब्बे हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, डब्बों को देख लेंगे। अब हम कुछ इन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ डेफिनेशंस हैं और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं एटम के मुतालिक, एटम्स और एलिमेंट्स के मुतालिक, एलिमेंट के मुतालिक नहीं, एटम के मुतालिक कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो, कुछ मूड हैं या क्या कहना चाहिए उसको, कुछ बिहेवियर हैं। अभी हम पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, खूबियों की पीरियोडिसिटी कहते हैं कि तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ बदलना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का। एटम की कुछ खसलतें हैं, मैं लफ्ज़ खसलत यूज़ कर रहा हूँ, खूबी, खसलत। ठीक है, जो तरतीब वार बदलेंगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं एटम के बारे में, एटम की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी खसलतें हैं, कौन सी खूबियाँ हैं या कौन सी आदतें हैं जो एक तरतीब में बदलेंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली ऐसी चीज़ है वो एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, एटम का कद वगैरह। ठीक है, कद और जिसामत वगैरह। ठीक है, अब एटम एक ऐसी अजीब चीज़ है ना कि उसका एक दूसरा किनारा छोटा और बड़ा होता रहता है। इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो एटम का साइज़ बदलता है इससे, तो इसलिए आप किसी अकेले एटम का साइज़ नहीं बता सकते। ठीक है, और एनर्जी लेने से आपको पता है बोहर ने क्या कहा था, जंप करता है और नीचे आता है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ग्राउंड स्टेट में उसका साइज़ कम हो जाता है। तो इसलिए एटम का जो रेडियस है ना, वो जब दो एटम आपस में मिले हों, एक जैसे एटम्स, तो उनके न्यूक्लियस के बीच में फ़र्क निकालें, न्यूक्लियस के बीच का फासला, उसको 2 से डिवाइड करें तो वो एटॉमिक रेडियस माना जाता है। ठीक है, सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं कैलकुलेट करते, वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए उसको मॉलिकुलर फॉर्म में हम लेके आएंगे, मॉलिकुलर फॉर्म में उसके न्यूक्लियस के बीच का फासला निकाल के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द रेडियस। ठीक है, तो इस केस में आप देख लें, 2 कार्बन एटम है, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो फ़र्क होता है, जो गैप होता है, वो 154 पाइकोमीटर होता है। तो उसको हम आधा करते हैं तो 77 पाइकोमीटर, 1 पाइकोमीटर होता है 10⁻⁻12। ठीक है, देखें बहुत कम साइज़ है इसका, बहुत छोटा है कार्बन एटम। ठीक है, तो अब इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बाउंडेड एटम्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। एटॉमिक रेडियस 2 न्यूक्लियाई के बीच में फासले का आधा होता है। ठीक है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल में अब हर एक के बारे में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, इस तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, और नीचे जाएंगे ग्रुप में तो बढ़ेगा। ठीक है, इस तरफ एटॉमिक रेडियस कम होगा और इस तरफ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएं तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे, इसलिए साइज़ छोटा होता जाएगा हर अगला एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम छोटा होगा, क्योंकि हीलियम के प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन हल्का है, हीलियम भारी है, लेकिन भारी भी है और छोटा भी है। ठीक है, तो नीचे की तरफ बढ़ता है क्योंकि नीचे की तरफ नए ऑर्बिट शामिल होते जाते हैं। ठीक है, और एटॉमिक
although atomic number increases, yet the size of atomic radius atoms decreases gradually. It is because the increase of atomic number and the effective nuclear charge increases and gradually because most proton, but on the other hand it takes place in the same valence shell. अब इतनी लंबी बात ना लिखें आप, ठीक है? सिर्फ इतना लिखें, ठीक है, कि इंक्रीज करेगा। और पीरियड में इंक्रीज करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये है, ठीक है? यस, ये चीज़, ठीक है? यस। तो लेफ्ट टू राइट कम होगा और ऊपर से नीचे बढ़ेगा, क्योंकि अब आप देखें, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11, इसमें नया ऑर्बिट शामिल हो गया, तो रेडियस बड़ा हो गया, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है। 152 से 256 नीचे रेडियस बढ़ रहा है और इस तरफ रेडियस कम हो रहा है, ठीक है? पीरियड में कम होगा और ग्रुप में बढ़ेगा, ठीक है? अगली वैल्यू, शील्डिंग इफेक्ट। The electron present between nuclei and the outermost shell of an atom reduces the nuclear charge felt by the electron present in the outermost shell. इसमें ऊपर की लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, इनको ना पढ़ें, ठीक है? असल जो बात है वो नीचे है, छोड़ दें इसको। यहाँ से ये चीज़ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज which is called effective nuclear charge. It means that the electron present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell's electron. This is called shielding effect. ठीक, यहाँ से कर लें आप, ठीक है? यहाँ से एक्चुअल डेफिनेशन बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, ये क्या बात की जा रही है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक तो वो दूर होते हैं न्यूक्लियस से, दूर होने की वजह से भी इन पे फोर्स कम लगती है न्यूक्लियस की। और ये जो बीच में माइनस चार्ज हैं, ठीक है, इन माइनस चार्ज का एक अपना असर होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इसके प्लस के असर को कम कर देते हैं। बीच के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज है, पावरफुल है, लेकिन इसकी पावर को बाहर तक नहीं आने देते, कम कर देते हैं। इस असर को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कहते हैं किसी चीज़ को लपेट के कम कर देना, ठीक है? तो शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में घूमने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर कम पावर पहुंचती है, ठीक? इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और कम इलेक्ट्रॉन से कम होता है। विच इंक्रीजेज ऑफ द एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑल्सो इंक्रीज, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ इफेक्ट। ये इफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज शोन इन फिगर। शील्डिंग इफेक्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक, और नीचे ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। ओके, लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और नीचे की तरफ बढ़ेगा। और इसका प्रूफ ये बताया जा रहा है कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है सोडियम के मुकाबले में, ठीक है? बिकॉज ऑफ इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्राम पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बीच वाले ज़्यादा जोर नहीं लगाने देते न्यूक्लियस को कि ये इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करे, ठीक है? पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है ना और सोडियम में कम है, इसलिए पोटाशियम ईजिली इलेक्ट्रॉन गंवा देता है और सोडियम ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं गंवा सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन ईजिली भाग जाता है, इसका ईजिली नहीं भागता है, ठीक है? इसलिए अब ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा शील्डिंग इफेक्ट और ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी की वो मिकदार है जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको आयनाइज करने के लिए चाहिए होती है। जब हम चीज़ों को जलाते हैं, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक, हमें माचिस से क्या करना पड़ता है, रिएक्शन स्टार्ट करवाना पड़ता है। तो हमें शुरू में एक स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है?
Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell from an isolated gaseous atom. गैस की हालत में होना चाहिए, ये बात लाजमी है. आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो चीज़ को गैस में होना चाहिए. आप वैसे कोई भी चीज़ ना गैसियस फॉर्म में ही आयनाइज होती है. हम समझते हैं मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती का मोम नहीं जलता है. जब मोमबत्ती जलती है ना तो वो पहले ऊपर की इस शोले की वजह से पिघलती है, पिघल के वो इसमें ऊपर राइज करती है, हाई टेम्परेचर में जाके गैस बन जाती है, गैस फॉर्म में जाके आयनाइज होती है. आग की एनर्जी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो ऑक्सीजन को मिलेगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो पहले कोई भी एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है वो पहले गैसियस फॉर्म में जाती है, तब जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालती है. शुरू की जितनी भी एनर्जी होती है उसकी स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जाती है. ठीक. तो मसलन एक सॉलिड है, वो पहले लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, गैस में जाके फिर आयनाइज हो जाएगा. ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी इस लास्ट स्टेप की एनर्जी को कहते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. किसी भी चीज़ के गैस की हालत में लाकर उसके बैरूनी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है. ठीक. तो सोडियम है, सोडियम को आप हीटअप करोगे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 496. अब हमें पीरियोडिक टेबल को देख के आसानी से समझ में आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी. लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं, सॉरी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी. क्यों? इसलिए बढ़ेगी क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है. लेफ्ट टू राइट देखिए, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है. लेफ्ट टू राइट एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है ना. ठीक है. जब एक एक प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियस का जोर बढ़ता है. जब न्यूक्लियस का जोर बढ़ता है वो ज़्यादा खींचेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और नीचे की तरफ कम होगी. क्यों? नीचे की तरफ उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं. ठीक है. दूर होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की पकड़ कमज़ोर होती जाती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है. तो अब आप ये लाइन यहाँ से पिक कर लीजिएगा, कहाँ पे होगी इसकी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप. ठीक है. कि आयनाइजेशन एनर्जी आप देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और डाउनवर्ड ये कम होती जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं. नीचे एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं. समझ में आ गई ये बात आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is defined as the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. मैंने आपको ऑक्सीजन की मिसाल भी दी थी कभी कि इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम लेता है ना तो उसकी एनर्जी निकलती है. जो आग में एनर्जी निकलती है ना जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, ये पेट्रोल की एनर्जी नहीं होती, ये एनर्जी ऑक्सीजन की होती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और एनर्जी रिलीज करता है. मैंने आपको एक कप की मिसाल दी थी कि कप पानी से भरा हुआ हो, फिजिक्स में ये मिसाल दी थी शायद, या पता नहीं बायोलॉजी में दी थी, यस बायोलॉजी में दी होगी. ठीक है. जैसे ही हम इसमें एक बॉल डालें या एक आलू गिरा दें भरे हुए मग में, तो पानी उछल के बाहर आएगा कि नहीं? आएगा. बिल्कुल ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन गिरता है ना ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक, या कोई और एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है. असल में एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते ही इसीलिए हैं ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबलाइज हो जाए. इलेक्ट्रॉन के आने से एनर्जी जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के जाने से एनर्जी आती है. एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी जाती है. क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के आने से निकल जाती है बाहर. ठीक. तो आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन वसूल नहीं, फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन वसूल करेगा तो फ्लोराइड आयन बन जाएगा और इतनी एनर्जी रिलीज़ कर देगा. ठीक है. और इसके साथ क्या हो रहा है पीरियड में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में, अच्छा ये शुरू में बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन द पीरियड. जी हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी है ना, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी. तो ये वाला ये जो नेगेटिव वैल्यू है -328 किलो जूल में. ठीक है.
और नियॉन की 0 है। कोई रिएक्शन करता है और कोई रिएक्शन नहीं करता, ये उस हिसाब से है। आप डाउन द ग्रुप को देख लें, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा उसके मुकाबले में, क्योंकि ग्रुप में ना वो उसका जो चेंज है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। नीचे रेगुलर तरीके से चेंज होगी, क्योंकि नीचे एटम का साइज़ होता है बड़ा, बढ़ता जाता है, ठीक है। नीचे एटम का साइज़ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लेने पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क ख़ास नहीं होता, ठीक। इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो न्यूक्लियस से तो बहुत ही दूर होगा ना, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस उसको ज़्यादा ज़ोर से खींचता नहीं है। जब ज़ोर से ज़्यादा खींचता नहीं है तो ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी तब ज़्यादा होती है जब न्यूक्लियस के करीब ये काम हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन न्यूक्लियस के करीब होगा तो ज़्यादा पावर के साथ होगा, ज़्यादा दूर लेन देन होगा वो स्लो होगा, ढीला लेगा भी आराम से और देगा भी बड़े आराम से, और नज़दीक होगा तो लेगा भी अचानक और देगा भी अचानक। इसलिए नज़दीक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और ग्रुप में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। नज़दीक ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा और दूर से कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसलिए आप देखते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। और अब आप इसका उल्टा ले लो, पीरियड में क्या होगी, ये ओवरऑल इंक्रीज़ करेगी। हालांकि हर पीरियड का एक अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसलिए ये रेगुलर नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें एक इजाफा देखने को मिलता है लेफ़्ट टू राइट। ये इरेगुलरिटी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आखिर में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, खींचने की सलाहियत। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे ख़ास चीज़ है, इसी वजह से रिएक्शन होता है, ठीक है। किसी एलिमेंट की दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का खींचने का शौक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लेने का। इसलिए आप देखते हो ग्रुप 1A एक इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, और आप ग्रुप 7A को देखते हो तो उनका शौक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। ग्रुप 7A का हैलोजेंस का, हैलोजन सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कलीज की है। 1A की सबसे कम है और आखिर में इनकी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट क्या होगी, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल एटम कहाँ होगा, इस तरफ और ऊपर, वो फ्लोरीन है और उसके साथ क्लोरीन, जिनको मैंने कहा था कि बदमाश हैं, ठीक है। और सबसे वीक क्या होंगे, लेफ़्ट साइड पे होंगे और नीचे, ठीक है। बेचारे इजीली दे देंगे, ठीक है। थोड़ी सी धमकी दोगे तो दे देंगे, बल्कि खुद ही दे देंगे, ठीक है। शायद पहले से ही तैयार बैठे होंगे देने के लिए, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इसका जो ट्रेंड है ना वो क्या है कि इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और इसका उलट होगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसकी 1 है और इसकी 4 है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ हो रही है, इसकी 4 है और इसकी 2.7 है। तो यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर कुछ बॉक्सेस में चीज़ें हमने नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स की बनावट को डिस्कस करेंगे। अब हम केमिस्ट्री के महल में फुल दाखिल हो गए। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।